दूर कहीं एक गांव में शोभा नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसके पास एक जादुई गाउन थी। उस गाउन को पहनकर वो जो भी मांगती उसे मिल जाया करता। पर शोभा ने ये बात किसी से नहीं कही थी। जब भी गांव में किसी को जरूरत होती तो वो तुरंत उसे भांप लेती और अपनी जादुई गाउन पहनकर उन्हें बिना पता चले ही उनकी मदद किया करती थी। यूं एक दिन शोभा कहीं जा रही थी तो उसने देखा कि सड़क के किनारे एक वृद्ध महिला खड़ी होकर रोते हुए अपने आप में ही कुछ कह रही थी। मेरे खुद के संतान को ही मेरी कोई जरूरत नहीं। मुझे इस एक जोड़े कपड़े में ही यहाँ सड़क पर छोड़कर चले गए। अब मैं कैसे जीऊंगी और वैसे किसके लिए जीऊंगी? मुझे बहुत भूख लगी है। लगता है भूख से ही मर जाऊंगी। भगवान, मुझे मेरे बच्चों से दूर कर दिया। अब जीने की कोई इच्छा भी नहीं रही। जीवन में ऐसा कुछ अच्छा भी नहीं हुआ जो मैं किसी को बता सकूं। जब से शादी हुई है अपने बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए दिन रात मेहनत करती रही। उन्हीं बच्चों ने बड़े होते ही मुझे मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। अगर आपको मुझ पर थोड़ी सी भी दया हो तो और दुख नहीं झेलने मुझे। तुरंत कुछ ऐसा करो कि मैं आपके पास आ जाऊं। यूं वो रोए जा रही थी। उनकी बातें सुनकर वहीं खड़ी शोभा की आंखों से आंसू निकल पड़े। इतनी वृद्ध आयु में भी इन्हें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ मैं अपने माता पिता के ना होने की वजह से हर दिन उन्हें याद कर कर के इतना रोती हूँ, तो यहाँ कुछ ऐसे भी बदकिस्मत बच्चे हैं जो अपनी माता पिता के होते हुए भी उनकी कीमत ना जानकर उन्हें इस तरह सड़क पर छोड़ देते हैं। मैं इस वृद्ध महिला की सहायता करना चाहती हूँ। मैं तुरंत घर जाकर जादुई गाउन पहनती हूँ और इनकी मदद करती हूँ। ये सोचकर तुरंत शोभा अपने घर लौटी और उसने जादुई गाउन को पहन लिया। हे जादुई गाउन, आज तक मैंने तुम्हें धारण कर कई जरूरतमंद लोगों की सहायता की है। आज फिर से मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत आन पड़ी है। यूं मन ही मन कहते हुए शोभा ने उस गाउन को पहन लिया। गाउन को पहनकर उसने कहा, इच्छाएं पूरी करने वाली जादुई गाउन, आज मैं उस सड़क पर खड़ी वृद्ध महिला की किसी न किसी तरह से सहायता करना चाहती हूँ। वे अन्न के अभाव में मरने की हालत में है। किसी तरह उनकी सहायता कर दो। शोभा के यूं प्रार्थना करते ही उसके सामने एक पतेला प्रत्यक्ष हुआ। उसे देखकर चौंकी हुई शोभा ने अपनी जादुई गाउन उतार दी और उस पतेले की ओर देखने लगी। अचानक जादुई गाउन हवा में उड़कर चमकते हुए उससे कुछ कहने लगी। शोभा, मैंने तुम्हें जो पात्र दिया है वो कोई मामूली पात्र नहीं है, जादुई पात्र है। ये पात्र जिसके भी पास रहा वो इस पात्र से जो भी मांगेंगे वो उन्हें मिल जाएगा। शोभा ने उस पात्र के लिए जादुई गाउन का आभार माना और तुरंत उस पात्र को लिए उस वृद्ध महिला के पास गई। बिना किसी को पता चले उसने धीरे से उस पात्र को उस वृद्ध महिला के पास रख दिया। भूखी प्यासी उस वृद्ध महिला ने जैसे ही सुबह उठकर देखा, उसके सामने एक पात्र पड़ा हुआ था। ओहो, लगता है कोई यहाँ से गुजरते समय इस पात्र को गलती से यहाँ भूल गया है। बेचारा, ना जाने वो कौन है। ये कहते हुए उस वृद्ध महिला ने पात्र को अपने हाथ में उठाया। ना जाने किसका है, पर ये पात्र मुझे मिल गया। काश इसमें कुछ खाने के लिए भी होता, कम से कम मेरी भूख ही मिट जाती। अनजाने ही उस वृद्ध महिला ने जैसे ही ये कहा, उस पात्र में आहार प्रत्यक्ष हुआ। उस वृद्ध महिला ने एक पल भी गवाए बिना पेट भर उसे खा लिया। तब तक वृद्ध महिला ये जान चुकी थी कि वो एक जादुई पात्र था। तुरंत उसे एक उपाय सूझा। लगता है ये कोई जादुई पात्र है। इसमें मैं जितना भी आहार मांगूंगी मिल जाएगा। क्यों न मैं इसमें आहार की मांग करूं और मुझ जैसे कई ऐसे मजबूर लोगों की जिनका कोई ना हो और ऐसे जो विकलांग होने के कारण
कोई मजदूरी ना कर पाते हो, ऐसे लाचार बेसहारों की मैं मदद कर दूं। ऐसे उस वृद्ध महिला ने सोचा। वहीं पेड़ के आड़ में खड़ी शोभा ने वृद्ध महिला को ये सब कहते हुए सुन लिया था और वो बहुत खुश हो गई। मैंने तो सिर्फ इसी दादी की सहायता करने की सोची, पर इन्होंने इन जैसे कईयों की मदद करने की सोची। इनकी सहायता कर मैंने बहुत अच्छा काम किया। यूं मन ही मन तृप्त होकर शोभा अपने घर लौटी। यूं ही बहुत दिन बीते। एक दिन शोभा अपने आंगन में बैठी समय बिता रही थी। तभी उसके सामने वो वृद्ध महिला आई। बेटा, तुम्हारे माँ बाप नहीं है ना? इतनी छोटी उम्र में तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। तुम्हारी गरीबी की वजह से तुम्हारी पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा है आज से मैं तुम्हें 3 समय का भोजन दूंगी और तुम हर दिन स्कूल जाकर खूब पढ़ाई करोगी। उसकी की हुई मदद घूमकर उसी की मदद बनकर आई। ये सोचकर शोभा बहुत खुश हुई। शोभा अपनी माँ के साथ मिलकर गुब्बारे बेचा करती थी। आओ माई आओ, रंग बिरंगे गुब्बारे ले जाओ, केवल 5 रुपए का एक गुब्बारा। रंग बिरंगे गुब्बारे बच्चों के मन को भाएंगे, इतने सस्ते दाम में गुब्बारे नहीं मिल पाएंगे। यूं आवाज लगा लगा कर ग्राहक को बुलाती। एक समय था जब इनका परिवार बहुत धनी हुआ करता था, पर उनके दुश्मनों ने कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा कि उनका सब कुछ लुट गया और वे सड़क पर आ गए। उस पर शोभा के पिता बीमारी के चलते घर पर ही रहा करते थे। जब तक वे दोनों काम नहीं करते, घर में पैसे नहीं आते थे। यूं बड़ी मुश्किल से वे अपनी जीवन की नैया पार कर रहे थे। यूं ही दिन बीत रहे थे। वे दोनों हर रोज की तरह गुब्बारे बेचने सड़क पर निकले। अचानक शोभा के हाथ से बलून का गुच्छा उड़कर हवा में चला गया। माँ, देखो ना, मेरे गुब्बारे उड़ गए। गुब्बारों की दिशा में उन्हें पकड़ने के लिए शोभा निकली। अचानक पीछे से तेज आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी। अपनी घायल बेटी को लिए माँ तुरंत अस्पताल पहुंची। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। किस तरह दुर्घटना हुई ये बताते हुए माँ रोने लगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका ध्यान रखूंगी। उस दुर्घटना में शोभा ने अपना हाथ खोया था, जिस पर डॉक्टर ने पट्टी कर दी थी। उसे खून भी चढ़ाया गया। कुछ समय बाद डॉक्टर ने बाहर जाकर माँ से कहा, अब आपकी बेटी की जान को कोई खतरा नहीं, कुछ समय में होश आ जाएगा। ये जानकर माँ की जान में जान आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, आपने मेरी बेटी को बचा लिया। यूं जब वे दोनों बात कर रहे थे, पूछताछ करने के लिए पुलिस वहां आ जाती है। क्या आप ही रमा हैं? जी, मैं ही रमा हूँ। बोलिए, क्या बात है? क्या कल आप पार्लर की ओर गई थी और उनके बेटी को गुब्बारे देने के बहाने आपने वहां पर पैसों की चोरी की? क्या ये सच है? नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। गुब्बारे देने के बाद पैसे लेकर मैं वहां से आ गई थी। मैं ऐसी नहीं हूँ। रमा की बातें सुन पुलिस ने कहा, ये सारी बातें आप पुलिस स्टेशन आकर ही कहना, आप पर केस दर्ज किया गया है। ये कहकर पुलिस रमा को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गया। वहां पर ब्यूटी पार्लर की मालकिन कीर्तना भी थी। हाँ, ये वही औरत है जो कल मेरे ब्यूटी पार्लर में आई थी। इसने मेरी बेटी को गुब्बारे दिए। ठीक उसी समय मेरा कॉल आने की वजह से मैं अंदर चली गई थी। मैंने बाहर आकर गुब्बारे के पैसे इसे दे दिए। इसके वहां से जाने के बाद मैंने काउंटर में चेक किए तो पैसे गायब थे। इस तरह उसने विस्तार से उस घटना के बारे में बताया। रमा बोली, देखिए मेम साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। हम मेहनत कर जीने में भरोसा करते हैं, यूं किसी का छीन कर जीने में नहीं। मैं सच कह रही हूँ, आप मुझ पर झूठा इल्जाम ना लगाए। सर, ऐसी औरतों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये आंसू बहाकर ब्लैकमेल करना अच्छे से जानती हैं। सर सुनिए, मैं सच कह रही हूँ। मेरी बेटी अस्पताल में है, मुझे उसके पास जाने दीजिए। वहां खड़े पुलिस ने रमा से कहा, हम इंक्वायरी खत्म करने के बाद ही आपको जाने दे सकते हैं, तब तक आपको जेल में ही रहना होगा।
रमा विनती करती रही पर वो नहीं माना। दूसरी ओर अस्पताल में शोभा को होश आया। मेरी माँ कहाँ है? माँ, माँ! यूं अपनी माँ को आवाज लगाने लगी। तुम्हारी माँ को पुलिस पकड़कर ले गई है। डॉक्टर के ये कहने पर शोभा रो पड़ी। पर क्यों? क्यों मेरी माँ को पुलिस ले गई? माँ ने क्या किया? शोभा खूब रोने लगी। डॉक्टर ने कहा कि वो उसकी वजह नहीं जानती। शोभा को माँ की बहुत चिंता होने लगी। वो वहां से जाना चाहती थी। मुझे यहाँ से जाना होगा, यूं मन ही मन सोचने लगी। शोभा बिन बताए चोरी चोरी अस्पताल से बाहर निकली। चलते चलते वो पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। अपनी बेटी को सामने देखकर, बेटा, बेटा तू यहाँ कैसे आ गई? तुझे यहाँ किसने आने दिया? माँ, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों हो? पुलिस अंकल, मेरी माँ को जेल में क्यों रखा है? मेरी माँ कभी कोई गलती नहीं करती। आप उन्हें यहाँ क्यों लेकर आए? यूं रो रो कर बिलखती हुई शोभा ने पूछा। वहीं खड़ी पार्लर की मालकिन बोली, चोरी करने पर सजा तो मिलेगी ना? मेरी माँ ऐसी नहीं है। मेरी माँ चोरी नहीं कर सकती। मेरी माँ को घर भेज दो ना। यूं रो रो कर विनती करने लगी। वो रात शोभा और उसकी माँ ने उस पुलिस स्टेशन में ही बिताया। घर पर उन दोनों के आने की राह देख रहे शोभा के पिता ने कहा, मेरी पत्नी और बेटी कल से घर नहीं लौटे। आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा? भगवान रक्षा करो। यूं उन दोनों की चिंता में डूब चुके पिता ने कहा। वो रात बीत गई। अगली सुबह तक पुलिस ने पूरी इंक्वायरी कर ली थी। आसपास में रहे सीसी कैमरा के फुटेज देख लेते हैं। तब उन्हें जो सच्चाई पता चली वो ये थी, बलून्स बेचने आई रमा के पहले कोई दूसरी औरत ने वहां पर आकर सारे पैसे चुराए थे। ये साफ साफ दिख रहा था। सच्चाई जानने के बाद पुलिस और वहां पर खड़ी पार्लर की मालकिन ने कहा, ओह नो, ये तो बेगुनाह है। मैंने गुब्बारे बेचने वाले इस औरत पर इल्जाम डाल दिया। वहां से पैसे चुराने वाली औरत और कोई नहीं बल्कि मेरी बहन खुद है। पुलिस ने मालकिन की बहन को गिरफ्तार कर लिया। दीदी, मुझे माफ कर दो। पैसे मांगने पर तुम दे नहीं रही थी, इसलिए मुझे चोरी करना पड़ा। मुझे माफ कर दो दीदी। यूं हाथ जोड़कर विनती करने लगी। उस मालकिन ने पुलिस से कहा, इसे 2 दिन तक यहीं पर रखकर इसकी अकल ठिकाने लाइए। पुलिस ऑफिसर ने भी उसकी बात मान ली। मालकिन ने रमा से कहा, सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चोरी करने वाली मेरी बहन ही होगी। बेगुनाह होते हुए भी आप पर मैंने इल्जाम डाला। मुझे माफ कर दीजिए। रमा ने उससे कहा, कोई बात नहीं बहन जी। इतने में शोभा बोली, माँ, हम कल से घर नहीं गए। पापा को बहुत भूख लगी होगी। चलो घर चलते हैं। वे दोनों घर की ओर जा ही रहे थे कि मालकिन ने रोक कर कहा, सुनिए, आपकी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। अगर आप चाहे तो मेरे यहाँ काम करने के लिए आ सकती हैं। मेरे पार्लर में जो काम करना होगा मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगी। उस औरत का प्रस्ताव रमा ने स्वीकार लिया। कुछ ही महीनों में रमा ने वहाँ का सारा काम सीख लिया और वहीं पर काम करती हुई वो अब बहुत पैसे कमाने लगी। शोभा भी स्कूल जाकर मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। सुजाता के पति की सेहत भी अब सुधरने लगी थी। वो अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू कर दोनों हाथों से कमाते हुए वे सभी अब खुशहाल जीवन बिताने लगे।